वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास एक करंट अफेयर का जो इशू चला हुआ है अभी, या इसको हम इशू कहें तो ये हमारे पास एक गलत बात होगी, क्योंकि हमारे पास जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चुनाव का माहौल होता है, इलेक्शन का और उसके साथ साथ में आईपीएल का, इन दोनों चीजों को हम लोग एक बराबर ही मानते हैं, उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो आईपीएल का एडिशन हो हर साल का, या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो जो हमारे पास 5 सालों के बाद होता है। तो जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ आगे डेटेड लिखी है 16 मार्च 2024, यानी कि 16 मार्च 2024। तो आज की वीडियो में हम उन इंपोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगे। सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है और उसकी थोड़ी सी कंपेटिविटी हम लोग जो 2019 यानी कि 2019 का हमारे पास लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसके आंकड़ों से करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी रेट है या हमारे मतदाताओं जो वोटर हैं उनका वोट देने में कितना योगदान है, उनके कितने परसेंटेज उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और किस वर्ग का उसमें कितना स्पेसिफिक जो है योगदान है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 मार्च यानी कि 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, राजीव कुमार, इन्होंने भारत के लिए जो अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके लिए, उसके पूरे प्रोसेस के लिए कि हम उसको कितने फेसेस में करवाएंगे, यानी कि उसको कितने चरणों में करवाएंगे और कितनी सीटों में वो चुनाव होगा और किस किस डेट को होगा, उन सब की घोषणा की राजीव कुमार ने। और इसके साथ जो हमारे पास और दो मुख्य निर्वाचन आयोग के मेन सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष भी हम लोग कह सकते हैं, उनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक है हमारे पास ज्ञानेश कुमार और दूसरा है हमारे पास सुखबीर सिंह संधू। इन दो लोगों के भी हाल ही में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नई अपॉइंटमेंट हुई है। राजीव कुमार के साथ में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, तो इन दोनों नामों का भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। और किसने ये घोषणा की है? राजीव कुमार ने, और डेटेड आप लोगों ने साथ में ध्यान रखनी है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी लोकसभा का चुनाव होगा वो हमारे पास 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक निर्धारित किया गया है, और हमारे पास 4 जून को जो है इसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी कि उस दिन हमारे पास कि नई सरकार किस की बनेगी, एनडीए की बनेगी या आईएनसी की बनेगी, या एनडीए की बनेगी या एनडीए की बनेगी, क्योंकि हमारे पास दो प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं बीजेपी और कांग्रेस जो है, उनके साथ और भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिली हुई हैं साथ में। तो हमने इस बात को भी यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर इस बात को? 19 अप्रैल को हमारा पहला फेज शुरू होगा और 1 जून को हमारे पास 7वां चरण यानी कि लास्ट फेज होगा, और 4 जून को जो है इसके रिजल्ट जो है नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये जो इस बार का पूरा प्रोसेस होगा, ये तकरीबन 44 डेज का जो प्रोसेस होगा, ये आज तक स्वतंत्रता के बाद हमारा सबसे लंबा ड्यूरेशन होगा लोकसभा के इलेक्शन को करवाने के लिए। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने यहां पे ध्यान रखना है। 1951 से जब हमारे पास इलेक्शन शुरू हुए थे, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास लोकसभा का चुनाव जो है इतनी लंबी कार्यावधि यानी कि 44 डेज के लिए जो है करवाया जा रहा है। क्लियर? अब हम नंबर 1 फेज से स्टार्ट करें, नंबर 7 फेज तक चलेंगे कि किस फेज में कितनी सीटों के लिए चुनाव होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 19 अप्रैल को सबसे पहले पहला फेज होगा हमारे पास, उसके बाद 26 अप्रैल को नेक्स्ट फेज होगा। ठीक है, इन फेजेस को आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ में हमारे पास टोटल जो है 7 फेजेस में जो है इस बार ये चुनाव करवाया जाएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखेंगे तो 19 अप्रैल को हमारे पास 102 जो सीट होंगी लोकसभा की, उनके लिए जो है वो चुनाव करवाया जाएगा। आपके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक फेज का डाटा आप ध्यान रखें, परंतु फिर भी एक भारत के सिविलियन के रूप में, सिटीजन के रूप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के आसपास कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं और वो घटनाएं किस प्रकार आपके जीवन को भी घटित करती हैं, राजनीति का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राजनीति का जो अभी वर्तमान में जो मुद्दा है वो एक इंटरनेशनल आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के रूप में भी देखा जाता है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को भी यहां पर ध्यान रखना है साथ में।
दूसरा जो हमारा चरण होगा इसमें हमारे पास 28 सीट्स के लिए जो है हमारे पास इलेक्शन होगा। पहला फेस होगा हमारे पास 19 अप्रैल को, दूसरा होगा 26 अप्रैल को और तीसरा हमारे पास फेस होगा 7 मई को। क्लियर। इसके बाद हमारे पास अगला फेस होगा 13 मई को, इसके अगला हमारे पास 20 मई को और नेक्स्ट होगा सेकंड लास्ट हमारे पास 25 मई को और जो लास्ट हमारे पास 7th फेस होगा वो होगा 1 जून को जो है हमारे पास लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे सारे के सारे जो चुनाव होंगे वो सारे जो है लास्ट फेज के रूप में यहां पे खत्म हो जाएंगे 1 जून को। अगर बात करें सीटों की संख्या की तो 7 मई को हमारे पास 94 सीट्स होंगी जिनके लिए चुनाव होगा और 13 मई की अगर हम लोग बात करें तो उस दिन 96 सीटों के लिए चुनाव होगा। और अगर बात करें हम लोग 20 मई की तो 20 मई को हमारे पास 49 सीटों के लिए चुनाव होगा। और अगर हम बात करें लास्ट 2 फेसेस की, छठे और 7वें चरण की, तो इन दोनों फेसेस में हमारे पास 57 सीट्स के लिए जो है हमारे पास इलेक्शन जो है करवाए जाएंगे। टोटल जो है 543 सीटों के लिए जो है हमारे पास इस बार 44 डेज के अंदर 7 चरणों में क्रमवार आप लोगों ने इस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि किस क्रम में जो है कितनी सीटों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। क्योंकि हो सकता है जैसे भी आप जैसे भी आप लोगों ने एससीजीडी का एग्जाम दिया, कई बार एग्जामिनर आपसे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कई बार बीच वाला कोई पॉइंट पूछ लेता है। आपसे पूछ लेंगे कि चौथा चरण जो था लोकसभा का इलेक्शन का जो चौथा चरण हुआ वो किस डेटेड को हुआ और उसमें कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो एक बार दोबारा इसको कर लेंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए, 26 अप्रैल को 88 सीट के लिए और 7 मई को 94 के लिए और 13 मई को 96 सीटों के लिए, 20 मई को 49 सीटों के लिए और 25 मई को 57 सीटों के लिए और 1 जून को 57, यानी लास्ट के जो 2 चरण है हमारे पास वो 57 सीटों के लिए जो है वो होंगे। इस प्रकार जो है पूरा चुनाव जो है हमारे पास 1 जून को फिनिश होगा और जो मैंने अभी आपको बात बताई इस सभी का जो रिजल्ट होगा हमारे पास 4 जून को जो है डिक्लेयर जो है वो किया जाएगा कि भारत में जो है वो अगली लोकसभा की सरकार जो है वो किस पार्टी की जो है हमारे पास बनेगी। इसके साथ साथ में अगर थोड़ा सा डाटा हम लोग ध्यान दें कि अभी हमारे पास वोटर की संख्या जो है वो कैसी है, उसमें कितनी कमी या इजाफा हुआ, तो उसको भी एक बार हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद से मैंने भी आपको बताया ये तो था हमारे पास फेसिस और साथ में जो मैंने आप लोगों को 2 नाम बताए ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, इन दोनों नामों को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की, 2019 के, तो उस टाइम लगभग 89 करोड़ 79 लाख जो थे हमारे पास वोटर थे हमारे पास कुल, जो मतदान कर सकते हैं लोगों की संख्या थी तकरीबन 89 करोड़ 79 लाख। और अगर अभी की बात करें हम लोग 2024 की, तो यही संख्या हमारे पास 97.6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, 97.6 करोड़ के पास। ये आप लोगों ने इस नंबर्स को जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा के उपयोग से बहुत जरूरी नंबर है हमारे पास से। और अगर बात करें इसमें हम मेन सेक्शन की या विमेन सेक्शन की, तो अगर हम बात करें सबसे पहले विमेन सेक्शन की, तो विमेन सेक्शन में 47.1 जो है हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो 47.1 करोड़ के आसपास, 47.1 करोड़ के आसपास जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी है। इतनी हमारे पास महिला वोटर्स हैं जो मतदान कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की यही संख्या हमारे पास जो है 49.6 करोड़ के आसपास है। ये हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी नया डाटा जारी किया है उसके अनुसार मैं आपको ये संख्या बता रहा हूं। तो इस नंबर्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। मेन सेक्शन में 49.6 और विमेन सेक्शन में 47.1। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे पास थर्ड जेंडर के रूप में जो हमारे पास ट्रांसजेंडर है, तो ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर जो है हमारे पास अगर 2019 की बात करें तो उस टाइम इनकी संख्या 39,075 यानी कि 39,075 के आसपास जो थी इनकी संख्या थी। और अभी यही संख्या 2024 के इलेक्शन में 48,000 से ऊपर यानी कि 48,000 से ऊपर प्लस की इसकी संख्या जो है बताई जा रही है कि इतने हमारे पास जो है ट्रांसजेंडर जो है वो मतदान करने के लिए यानी वोट करने के लिए जो है वो एलिजिबल है। इसके साथ साथ में आप लोगों ने एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 2019 में किस राज्य में से 2019 के इलेक्शन में से किस राज्य में से सर्वाधिक ट्रांसजेंडर ने मतदान किया था,
तो वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो इस राज्य को भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है। 2019 यानी 2019 के इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें यूपी उत्तर प्रदेश के जो हमारे पास ट्रांसजेंडर थे उनकी संख्या सर्वाधिक थी मतदान करने के लिए। क्लियर? ये तो थी हमारे पास अभी तक रट्टा 3 वर्गों का। अगर हम बात करें जो हमारे पास नए मतदाता होंगे इस बार, यानी कि न्यू वोटर होंगे हमारे पास इस पॉइंट को, तो नए वोटरों की संख्या जो है हमारे पास वो 1.82 यानी कि 1.82 करोड़ रुपए के आसपास जो है संख्या में बताई जा रही है कि हमारे पास जो नए मतदाता होंगे वो 1.82 करोड़ होंगे। यानी कि इतने मतदाता इस बार जो है इस लोकसभा के इलेक्शन में पहली बार वोट डालेंगे। इसके साथ बात करें एक जो यंग जनरेशन इंडिया को कहा जाता है, 20 से 29 ईयर्स की जो जनरेशन है, अगर इसके डाटा की बात की जाए तो इसमें 19.74 करोड़ लोग जो बताए जाते हैं कि इतने लोग जो है हमारे पास जो है इस आयु के अंदर जो है वो मतदान करने के लिए एलिजिबल है। या आप यूं कहें कि ऐसे लोग जिनकी आयु 20 साल से अधिक और 29 साल से कम है, उनकी आयु जो है उनकी संख्या 20 करोड़ के आसपास जो है वो बताई जा रही है। यानी 19.7 करोड़ जो है हमारे पास ऐसे मतदाता होंगे जो इसमें वोट करेंगे। और नए मतदाता भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं 1.82 करोड़ इस बार के, अगर मैं इलेक्शन की जो आपको संख्या जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ में हमारे पास एग्जाम के लिए और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है साथ में नेक्स्ट हम इसके बात करें भी बात, तो इस बार के हमारे पास 2024 के इलेक्शन में अगर बात करें तो जो ईवीएम मशीनों की संख्या है जिनका प्रयोग इस मतदान में किया जाएगा उनकी संख्या भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 55 लाख यानी कि 55 लाख रुपए के आसपास जो है बताई जाती है। कुल जो संख्या में मशीनें यूज होंगी वो 55 लाख होंगी। साथ में ही हमारे पास जो पोलिंग बूथ होंगे यानी कि जितने बूथ स्थापित किए जाएंगे उन बूथों की संख्या भी 10.5 लाख के आसपास जो है उनकी संख्या बताई जा रही है। हमारे पास मशीनों की संख्या को भी आप लोगों ने ध्यान रखना ईवीएम की, और साथ में जो पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे उनकी संख्या को भी इसके साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक और पॉइंट हमारे पास इस बार निर्वाचन आयोग ने जो एक मुख्य काम किया है कि जितने भी लोग जिनकी आयु 85 प्लस यानी कि 85 साल से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को एक फॉर्म भरकर जो है उनसे घर में जाकर जो है मतदान करवाया जाएगा। नंबर 1 कंडीशन। और नंबर 2 एक कंडीशन और रखी है कि जितने भी व्यक्ति हमारे पास 40% से अधिक विकलांग हैं उन लोगों का भी जो है घर में जाकर जो है वोट किया जाएगा। यदि वो इच्छा रखते हैं इसकी, अगर उनकी खुद की इच्छा है हम तभी घर जाके वोट करेंगे, नहीं तो वो पोलिंग बूथ पे आके भी वोट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास कुछ आंकड़े जो मैंने अभी आपको बताए मार्च 2024 के जो 16 तारीख को 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए। जो नेक्स्ट अभी इलेक्शन हमारे पास 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने इसकी डेट ध्यान रखनी 19 अप्रैल से 1 जून तक। और साथ में अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास अगर इस बार देखा जाए तो एनडीए और साथ में इंडिया, ये जो हमारे पास एक मेन गठबंधन है, इन गठबंधनों के बीच जो है इस चुनाव को देखा जा रहा है। तो एनडीए की आप लोगों ने जो साथ में है इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि अगर आप हिंदी में इसको समझेंगे तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी जो है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों ने इसका पूरा नाम इसका ध्यान रखना है। इसको हम लोग राज्य या राजद के नाम से भी इसको जो है हम लोग जानते हैं, ये भी आप लोगों ने इसको साथ में ध्यान रखना है। रा और जनतांत्रिक, और इसको आप लास्ट में यहां पर राज्य के नाम से इसको जो था पूरे टर्म को ध्यान रखते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसका संबंध किससे है? एनडीए से। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया का पूरा नाम है हमारे पास इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। तो हिंदी में भी आप लोगों ने
इन दोनों पार्टियों का नाम जो है, जो पक्ष विपक्ष में इस बार हमारे सामने आमने सामने होंगे इलेक्शन में, इन दोनों का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में अगर थोड़ी सी तुलना की जाए 2019 के लोकसभा के इलेक्शन की, तो इसके अनुसार जो था हमारे पास एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेज और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है हमारे पास 37.6% मत प्राप्त हुए थे। 37.6% यानी कि 37.36, और दूसरा 19.49% जो मत थे हमारे पास वो प्राप्त हुए थे हमारे पास आईएनसी को। यानी कि इतना डाटा आप लोगों ने इसके साथ जो है अभी 2024 के इलेक्शन के साथ, जो हमारे पास लोकसभा का इलेक्शन होगा 7 फेजेस में, सबसे बड़ा इलेक्शन होगा अभी तक का स्वतंत्रता के बाद, 1947 के बाद जो 44 डेज तक चलेगा, उसके बारे में इतने की पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अभी लास्ट में हमारे पास एक की पॉइंट लास्ट में बचता है, भारत में एक गैर लाभकारी संगठन जो कि काम करता है, जिसका नाम है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, इसकी रिपोर्ट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको हम शॉर्ट में CMSB कहते हैं। इसके अनुसार हमारे पास 2014, 2019 और 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, उनके आय व्यय यानी कि उनके कुछ एक्सपेंडिचर जो हुए हैं, उनके खर्चों के बारे में कुछ बात बताई गई है। 2014, 2019 और 2024। तो हमारे पास ये आंकड़ा बताया जाता है कि 2019 के इलेक्शन में 55,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए का तक जो था वो खर्चा हुआ था, अनुमान किया जाता है किसके द्वारा, CMS की रिपोर्ट के द्वारा। और यही अनुमान था कि ये खर्चा जो था 2014 में 30,000 करोड़ था, जो बढ़कर अगले 5 सालों में दोगुना हो गया। तो इसी तरह कहा जा रहा है, इसी संगठन के द्वारा हमारे आपने ध्यान रखना, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार, कि इस बार जो हमारा इलेक्शन में खर्चा होगा वो 1,20,000 करोड़ के आसपास जो होगा टोटल हमारा जो है खर्च रहेगा। अगर 2019 की बात करें हम थोड़ी सी, तो इस संगठन के इसके कहे अनुसार क्या है कि लोकसभा की एक सीट पर जितना जो खर्चा किया गया उसकी वैल्यू जो है 100 करोड़ के आसपास बताई गई है। यानी कि अगर हम कहें औसतन, तो एक वोट के ऊपर 700 से लेकर 750 रुपए खर्च किए गए हैं। ये हमारे पास सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का आंकड़ा है कि हमारा इलेक्शन जो है अब इतना महंगा हो गया है 2024 तक आते आते, कि उसकी कीमत जो है हमें 1,20,000 करोड़ रुपए तक उसकी कीमत जो है, टोटल वैल्यू जो है उसकी जा सकती है। और 2019 में बात करें तो 55 से 60,000 करोड़ थी, और 30,000 करोड़ थी हमारे पास से 2014 में। यानी कि पिछले 3 इलेक्शनों की बात करें, तीसरे इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ये टर्म हमारे पास दोगुनी होती चली गई है। ये थे आपके पास कुछ की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों ने इनमें जितने भी डिजिट्स बताए मैंने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। तो उन सभी आंकड़ों को आप लोगों ने साथ में नोट डाउन कर लेना है, और साथ में अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।